हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश और प्रकाशीय यंत्र। प्रकाश क्या है और इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सबको हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर मैं बात करूँ जूनियर एडेड स्कूल एग्ज़ाम की, तो इसमें जो प्रश्न आएंगे न्यूमेरिकल से आएंगे कुछ क्वेश्चन, और कुछ जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं प्रकाश से रिलेटेड। अगर ग्रेजुएशन लेवल जैसा कि इन्होंने कहा है, तो हम मान लेते हैं इंटर लेवल तक के क्वेश्चन अगर देते हैं, तो अगर इंटर लेवल आएगा तो फिर ये न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। लेकिन अगर टेंथ लेवल आएगा तो फिर टेंथ लेवल तक के क्वेश्चन के लिए या कुछ में भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑप्शन ये है कि यह थ्योरी पूछेंगे। ठीक है, तो हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उसके बाद हम उनसे जोड़ के उनकी बात करेंगे जो आने के चांसेज हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाश और प्रकाशीय यंत्र की। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और फिर हम इस पर न्यूमेरिकल वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या है। वह ऊर्जा जिसको ग्रहण करके हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। हमने आपको बताया था कि ब्रह्मांड सिर्फ दो अवयवों से मिलकर बना है। एक है वस्तु यानी पदार्थ, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऊर्जा। हर पदार्थ के अंदर ऊर्जा निहित है। अब जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा, अगर हम प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो यह जो ऊर्जा होती है इसके प्राकृतिक स्रोत भी हैं और कृत्रिम स्रोत भी हैं। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है सूर्य, और कृत्रिम स्रोत की बात करें तो जो भी ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, अगर सूर्य का प्रकाश न मिले तो उस समय प्रकाशित होने के लिए जो भी वस्तुएं बनाई हैं, जैसे लाइट, कैंडल, दिया, लालटेन, इस सब के सब क्या हो जाते हैं, कृत्रिम स्रोत हो जाते हैं प्रकाश के। इसके बाद अगर हम बात करें जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं उन्हें हम ल्यूमिनस कहते हैं या दीप्त कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। यह वस्तुएं प्रकाशित होती हैं किससे, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो अगर हम बात करें ल्यूमिनस की तो सबसे पहले आता है सूर्य जो सबसे बड़ा है। फिर जितने भी स्टार्स हैं वे सभी क्या होते हैं, सूर्य अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन हमें सबसे चमकता हुआ सूर्य क्यों लगता है, क्योंकि वो हमारे सबसे पास का तारा है। इसी के साथ जो कैंडल वगैरह है ये अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करें सूर्य की अदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस की, तो हमारा चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, यह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। परावर्तित करना मतलब होता है लौटा देना। तो लौटाने की वजह से वो हमें दिखाई देता है। अच्छा, आपको मैं एकदम जनरल में समझाती हूँ परावर्तन क्या होता है। देखिए, आपने हमें एक कार्डबोर्ड दिया, ठीक है, आपने हमें दिया रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, एक कार्ड्स आपने हमें दिए। ठीक है, हमने रेड, ब्लू और येलो अपने पास रख लिए। ठीक है, ग्रीन मैंने आपको लौटा दिया। तो जो चीज़ मैंने अपने पास रख ली अब आपको दिखाई देगी, नहीं दिखेगी ना, किसी को नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसे मैंने अपने पास रख लिया। ठीक है, मैंने आपको ग्रीन कलर लौटा दिया। ठीक है, अब आप क्या बता सकते हो कि आपको कौन सा कलर लौटाया गया है, ग्रीन। आपको दिखाई कौन सा कलर देगा, ग्रीन। दूसरे आपके हाथों में क्या देखेंगे, ग्रीन। मैं आपके हाथों में क्या देखूंगी, ग्रीन, क्योंकि बाकी कलर तो मैंने अपने पास रख लिए हैं, तो सिर्फ दिखाई क्या दे रहा है, ग्रीन। ठीक है, तो आपने मुझे जो दिया उसमें से मैंने आपको जो लौटाया वह लौटाना कहलाता है परावर्तन, और इसी परावर्तन की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आई होप आप इससे इजी नहीं समझ सकते हो कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है, जो आप किसी ने आपको जो दिया और आपने जो उसको लौटाया वही दुनिया देखती है और वही परावर्तन है। आ गया समझ में? चलिए, ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आगे समझते हैं हम क्या करते हैं। जब बात करते हैं हम प्रकाश की चाल की, प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात का स्थान है खाली स्थान, जहाँ हवा भी ना हो उसे कहते हैं निर्वात। बिल्कुल खाली, जहाँ कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्वात। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, कितनी है, 3 लाख किलोमीटर। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर
पर सेकेंड। ठीक है, अब इसे अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो अब क्या हुआ, 3 × 10⁵ × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। यानी अभी क्या हो गया, 3 × 10⁵ और 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया ना, तो आगे देखते हैं। अब जो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आता है उसमें जो समय लगता है वो है 500 सेकेंड का समय लगता है। कितना सेकेंड, 500 सेकेंड। इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अगर अब हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 6 × 48। ठीक है, तो 8.3। ठीक है, तो 8.3 मीटर लगते मिनट, 8 मिनट लग जाते हैं, 8.3 मिनट लग जाते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, अब हम बात करें अगर वस्तुओं की, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कि हमारा जो निर्वात है, जो हवा है, जो हमारा वायुमंडल है, अगर इसको प्रकाश पार नहीं कर पाता तो क्या हमारे पास प्रकाश आता, नहीं आता। तो प्रकाश इनको पार कर पाता है, इसीलिए प्रकाश हमारे पास आता है। तो इस तरह से वस्तुएं 3 तरह की हो जाती हैं। एक जो पूर्ण रूप से पारदर्शक होती हैं, पारदर्शक यानी जिनको प्रकाश पूरी तरह से पार करके चला जाता है, जैसे वायु, हमारी हवा। और जिनको प्रकाश पार करके चला जाता है ना, वे प्रकाश को लौटाती नहीं है। मतलब कि आया, ये प्रकाश आया, पार करके चला गया, तो इन्होंने यहाँ से कुछ भी नहीं लौटाया। ठीक है, जब कुछ नहीं लौटाया तो इनको ये चीज़ हमें दिखाई ही नहीं देगी। इसीलिए हमें हवा नहीं दिखती, क्योंकि प्रकाश हवा को पार करके चला आता है, तो ये लौटाती नहीं है हवाएं, तो इसलिए दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर जो प्रकाश जो आया, ठीक है, और जिसने थोड़ा सा भी प्रकाश को लौटाया, ठीक है, प्रकाश आया, किसी वस्तु से टकराया, अगर उसने थोड़ा सा भी प्रकाश को लौटाया, ठीक है, तो वो वस्तु दिखाई देगी। जैसे कि कोई भी वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, कोई भी वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, उसने प्रकाश का परावर्तन किया है। ठीक है, अब जो वस्तुएं ठोस होती हैं, ऐसी ठोस वस्तुएं जहाँ से प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा सकता, वे वस्तुएं मोस्टली क्या करती हैं, प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता दूसरे पार, वे क्या करती हैं, वे मोस्टली प्रकाश को परावर्तित करती हैं। और जिनसे प्रकाश पूरी तरह आर पार चला जाए, वे वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यही वजह होती है कि हमें पानी का रंग नहीं दिखाई देता। ठीक है, हमें पानी का रंग क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वह पानी क्या होता है, प्रकाश को पार जाने देता है। ठीक है, और बहुत कम प्रकाश का परावर्तन किसी करता है, इसलिए हमें पानी का कोई रंग तो नहीं दिखता, लेकिन हमें पानी पता चलता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो ठोस वस्तुएं जिनमें कलर होता है, ठीक है, उसने क्या किया, प्रकाश को कम पार जाने दिया और प्रकाश का थोड़ा ज़्यादा परावर्तन किया, इसलिए वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग का उसने परावर्तन किया हुआ होता है। ठीक है, अब बात करें जो प्रकाश है, तो अर्ध पारदर्शक जो थोड़ा बहुत प्रकाश को पार करने देती हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को थोड़ा थोड़ा पार करने देती हैं। प्रकाश यहाँ आया, ठीक है, इसने थोड़ा थोड़ा पार करने दिया, तो वो क्या कही, अर्ध पारदर्शक। जैसे तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, या शहद, ठीक, या घी, या प्रकाश को थोड़ा सा पार जाने देती हैं, इसलिए क्या होती हैं, अर्ध पारदर्शक होती हैं। अब हमारी किताब, ठीक है, पूरी बुक ले लो, तो ये प्रकाश को पार नहीं जाने देगी, तो ये क्या हो गई, अपारदर्शक। या कोई भी धातु जो होती है वह प्रकाश को पार नहीं जाने देती, तो वो क्या हो गई, अपारदर्शक या ओपेक। अब बात करते हैं छाया उपछाया की। तो देखिए, यह जो छाया बनती है ना, वह बनती है इसी अपारदर्शक वस्तु की वजह से। अगर पारदर्शक वस्तु होगी तो छाया उसकी नहीं बनेगी। हवा की छाया देखी है, नहीं देखी, क्यों, क्योंकि वह पारदर्शक है। पानी की छाया देखी है, पानी में जो तरंगे उठती हैं, तो फिर उसकी जो छाया, हल्की सी प्रछाया जो बनती है पानी की, वह किसकी वजह से बनती है, उसके
अल्प पारदर्शक, बहुत ही अल्प पारदर्शक कि गुण की वजह से, लेकिन उसका कोई रंग हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर आप कोई भी अदर वस्तु रखते हैं तो क्या होगा, उसके पीछे आपको एक काला रंग दिखता है, ठीक है। एक काला जो रंग दिखता है वो होती है उसकी छाया, ठीक है। अब जब हम छाया की बात करते हैं तो ये छाया बनती कैसे है, जब कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, जाकर टकराती हैं किसी वस्तु से, किसी वस्तु से, ठीक, वह वस्तु जैसे उस वस्तु से प्रकाश की किरणें जाके टकराई, ठीक है, तो उस वस्तु ने प्रकाश को दूसरे पार नहीं जाने दिया। अब दूसरे पार वस्तु प्रकाश नहीं गया तो क्या होगा, उस वस्तु ने जितना स्थान घेरा है उतना दूरी जो हो गई वो अंधेरा हो गया, ठीक है। उतनी जो दूरी हो गई उस दूरी में अंधेरा आ गया, तो वो जो अंधेरा है उसी अंधेरे को हम कहते हैं छाया। अब वस्तु का जैसा शेप होगा वैसा ही पीछे अंधेरा होगा, ठीक है, क्योंकि उतना ही दूर छुपा सकता है प्रकाश को, ठीक है, तो उतना उसकी छाया हो गई। अब ये जो छाया बनी है ना, इसमें कि जो भीतर वाला पार्ट होता है जितना गहरा होगा उतना गहरा होगा वो प्रच्छाया कहलाती है, जो सेंटर का पार्ट होता है। एग्जैक्टली अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि यह एक गोला है, ठीक है, और यहाँ पर हमने सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश डाला तो इसके ठीक पीछे जो होगा, इसके ठीक पीछे वह प्रच्छाया बनेगी, ठीक है, क्योंकि ठीक पीछे अंधेरा सबसे ज़्यादा होगा। अब सूर्य का जो प्रकाश यहाँ तक इतनी दूरी पर पड़ा है तो यहाँ पर सबसे अंधेरा होगा। ये जो किनारे वाले पार्ट है ना, ये जो किनारे वाले पार्ट हैं, इन किनारे वाले पार्ट्स में क्या होगा, हल्का हल्का प्रकाश क्या होगा, फैला हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रकाश का गुण होता है वो क्या होता है, प्रकाश में तरंग और कण दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, और इन कणों को क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, ठीक है। और जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती हैं। तो इसीलिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। यही वजह है कि जो प्रकाश होता है वह भी अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन में ये पूछता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। या इसका जो फोटान, जो इसका कण के रूप में इसका जो गति है वो क्या है, फोटान है। तो जब एक कण के रूप में गति कर रही है या तरंग के रूप में, तो यहाँ पर जो फैला हुआ भाग है यहाँ पर छाया कम बनेगी या हल्की बनती है, ठीक है। तो जो हल्की छाया बनती है इसी को क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या करते हैं। अब बात करें अगर हम सूर्य ग्रहण की, तो यहाँ पर देखिए सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, ठीक है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो लगता है सूर्य ग्रहण। और यह घटना कब होती है, अमावस्या के दिन होती है, ठीक है। अब देखिए ये घटना होती कैसे है, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सन, ठीक है, सन सबसे बड़ा है ना, तो ये सन, ठीक है। इसके बाद दूसरी होती है, बीच में अर्थ आ गई, ठीक है। पहले अर्थ नहीं लाएंगे ना, पहले हम सूर्य का चंद्र ग्रहण समझाते हैं, आप जो आया वही समझाएंगे, ठीक है। यह अर्थ यहाँ पे आ गया, मून सबसे छोटा यही है। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसकी किरणें तो चारों तरफ निकलती हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ निकलेंगी। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो चारों तरफ निकली, तो इधर वाली जो किरणें हैं मान लो ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे गई। तो अब अगर सीधा है, बिल्कुल जब सीधा हो, तीनों एक सीध में आ जाएं, ठीक है, जरा भी इधर उधर नहीं, तब क्या होगा, यह पृथ्वी पर ये पड़ा, ठीक है, पृथ्वी पर पूरी किरणें पड़ी और यहाँ से पृथ्वी की छाया बनी। अब पृथ्वी क्या है, एक ठोस है, अपारदर्शक पार्ट है, तो अपारदर्शक है तो इसकी छाया यहाँ पर बनेगी। और ये जो छाया बनेगी वह क्या होगी, यहाँ जो बीच में है, बीच वाला पार्ट, बीच वाला बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा, एक प्रच्छाया बनेगी। प्रच्छाया यानी गहरा अंधेरा, ठीक है। और इसके किनारे किनारे क्या होगा, हल्का अंधेरा होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें चाँद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, समझ में आया, हमें चाँद बिल्कुल नहीं दिखेगा और उसे हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। जब चाँद बिल्कुल नहीं दिखेगा तो क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। और यह कब होता है, अमावस्या को होता है, लेकिन पूर्णिमा को होता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता। क्यों, क्योंकि सूर्य, ये जो अर्थ है और ये जो मून है ना, ये एक तल पे झुके हुए हैं, ठीक है।
ये जिनका बीच का जो झुकाव है वह ऐसा है कि हर पूर्णिमा को ये एक साथ में एक सीध में नहीं आ सकते। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कंडीशन ऐसी होती है यहाँ पर, यहाँ पर अगर ऐसा हो, अब मून यहाँ पे है, ठीक है, मून की हम जानते हैं ना कि यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो अब एक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे मून है। अब क्या हुआ, एक प्रकाश ऐसे जा रहा है, ठीक है, पृथ्वी ने इसको नहीं जाने दिया, यहाँ पर इसने छाया बना लिया। अब जब छाया यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर एक गहरी छाया बनेगी, ठीक है, यहाँ बीच में क्या होगा, गहरी छाया बनेगी, और किनारे पर क्या होगा, इसके बाहर क्या होगा, हल्की छाया बनेगी। तो क्या होगा कि अब पृथ्वी से यह वाला जो चाँद है, इधर का चाँद, इधर तो वो साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छाया ही नहीं है, लेकिन जो यह वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, इतना भाग, यहाँ पे क्या होगा, प्रछाया, मतलब गहरी छाया बनेगी, और बिल्कुल यहाँ का इतना चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, पूर्णिमा के दिन इतना चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और जो इधर वाला पार्ट है, इतना पार्ट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उपछाया बनेगी, ठीक है। तो यहाँ का चांद थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। अब समझ में आ गया कि यह क्या कहेगा, आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आंशिक चंद्र ग्रहण, और जब मैंने अभी बीच में बनाया था तो क्या होता, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब आगे बढ़े इसके साथ ही इसी तरह से होता है जो क्या है, चंद्र ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण जो है वो भी इसी तरह से कैसे होता है। देख लीजिए आप, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहण, यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर है चंद्रमा। जब ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो अब ये इस समय बीच में आया है। अब एक तरफ सूर्य, एक तरफ पृथ्वी, और बीच में चंद्रमा। इसमें क्या होगा, सेम कंडीशन है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है, ठीक है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश यूं गया और यूं गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो देखो, यहाँ मून है, और मून को कभी पृथ्वी को पूरा तो ढक नहीं सकता, तो यहाँ से यहाँ तक इसने ढका। तो यानी अब यहाँ के जो लोग होंगे और यहाँ के लोग, इन लोगों को चाँद क्या होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन लोगों को सूरज दिखाई दे रहा है, इन लोगों को सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, इस बीच वाले लोग, इन लोगों को सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ के लोगों को सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, एक किनारे वाले जहाँ उपछाया बन रही है, यहाँ के लोगों को सूरज हल्का हल्का दिखाई देगा, यहाँ के लोगों को सूरज हल्का दिखाई देगा। जो यहाँ वाले लोग हैं, इनको सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा तो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ के लोगों के लिए क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आंशिक सूर्य ग्रहण है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको क्या होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्या पूर्ण आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, इतना समझ लिया आपने। तो अब हम आगे बढ़े फिर इसके साथ ही। अब हम बात करें अभिसारी किरणपुंज और अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, अभिसारी का मतलब इकट्ठा हो जाना। जब कई किरणें आके एक पास मिल जाएं, ठीक है, एक बिंदु पर मिल जाएं, तो उसे कहते हैं अभिसारी, ठीक है। और जब एक बिंदु से किरणें फिर फैलें, ठीक है, तो उसे कहते हैं अपसारी, ठीक है। ये अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह मैंने बनाया है। ऐसे देखो, ये अभिसारी और ये अपसारी, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये वाला जो मैंने दृश्य आपको दिखाया ना, ये वाला ऊपर वाला, इसी की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यहाँ से प्रकाश गया, जो हमारा मिरर में इमेज बनता है ना, जो प्रतिबिंब बनता है, वो इसी की वजह से बन सकता है, अभिसारी और अपसारी किरण पुंजों की वजह से बनता है। अब हम बात करें प्रकाश के परावर्तन की, यानी प्रकाश को लौटाने की। तो जो रंग लौटेगा वही रंग दिखाई देगा। इसमें जो वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को समझिए। सबसे पहले नियमित और अनियमित परिवर्तन। समतल अगर होगा तो उसे नियमित, यानी जो प्लेन है, जहाँ पर प्रकाश गिर रहा है, प्रकाश की किरणें जहाँ गिर रही हैं, अगर वह प्लेन है तो उसे क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। अगर खुरदुरी सतह है तो उसे क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। इसी खुरदुरी सतह की वजह से क्या होता है कि हमें वस्तुएं दूर से दिखाई देती हैं। जैसे कि समझ लो
आपके कमरे में जितनी भी चीज़ें रखी हैं उनको देखो आप, जितनी भी खुरदुरी है, जैसे आपका बिस्तर हो गया, ठीक है, या फिर मेज है, कुर्सी है, इन सबको देखो, ये सारी चीज़ें खुरदुरी हैं, ठीक है। खुरदुरी का मतलब बीच में गैप भी है, तो इनकी वजह से ये वस्तुएं, आप किसी भी कोने में अगर खड़े हो जाओ तो ये सारी वस्तुएं आपको दिखाई देंगी ना। ये अनियमित परावर्तन की वजह से हो रहा है। ठीक ऐसे ही अगर आपने एक कोने में कोई प्लेन एकदम समतल सी वस्तु रख दी है तो वह आपको उसके पास जाने के बाद दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वह कैसा होगा, वो समतल है, तो उसका जो आपतन बिंदु और जो मतलब आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है वो क्या होगी, एकदम एक साथ जा रही होगी। तो मतलब कि ये रूल्स जो हैं प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको फॉलो कर रही है, ठीक है, इसलिए वो पास से दिखाई देगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपतित किरण की। आपतित किरण मतलब आपतन मतलब गिर जाना, ठीक है। तो किसी प्लेन पर जो किरण गिर रही है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण, गिरने के बाद जो वो लौट रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो प्लेन है, जहाँ पर गिर रही है, जहाँ से निकल रही है, उसके बीच अगर ऊपर से एक लंब खींचे तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। एक सीधी रेखा खींच दें तो उसे अभिलंब कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपतन किरण होती है और जो अभिलंब होता है, इसके बीच में एक कोण बन सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अभिलंब है और परावर्तित किरण है, इसके बीच में भी एक कोण बन सकता है। तो यह दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। यही रूल भी है परावर्तन का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपतित किरण है AOC, आपतित किरण है AOC, ठीक है। तो एंगल कौन सा बना, AOC यानी कि I, ठीक है, एंगल I, ठीक। यह क्या है, COB, एंगल COB के बराबर है और इसको क्या नाम दिया है, एंगल R, ठीक है। तो आप समझ लो कि एक किरण है आपतित किरण AO, ठीक है, यह किस पर गिर रही है, प्लेन PQ पर, ठीक है, O बिंदु पर, और वहाँ से परावर्तित हो रही है किरण के रूप में OB के रूप में, ठीक है। इसके बीच में अगर हम अभिलंब खींचे तो अभिलंब है OC, ठीक है। तो अब एंगल क्या बना, एंगल AOC, और इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, क्या कहेंगे, आपतन कोण। इसके बाद जो परावर्तित हुआ था वह और अभिलंब के बीच का जो कोण है वह क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है, ठीक है। ये हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यही है परावर्तन का नियम। क्या है परावर्तन का नियम, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर समतल पर जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में अगर हमारी इमेज बन रही है तो उसकी क्या शर्तें हैं। तो समतल दर्पण जो यानी हमारे घर में जो दर्पण है, उस दर्पण में जब हम अपने आप को देखते हैं तो जो बनता है इमेज ना, वह होता है आभासी। कैसा होता है, आभासी। आभासी का मतलब ये होता है कि हमें दिख तो रहा है कि एक इमेज है, लेकिन उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर आप शीशे के पीछे चले जाइए तो क्या शीशे के पीछे आपको इमेज दिखाई देगी, शीशे के पीछे जाने पे इमेज नहीं दिखाई देगी ना, शीशे के अंदर ही इमेज दिखाई देगी। आप उसे पीछे अगर शीशे के पीछे एक पर्दा लगा लें, जो मिरर है दर्पण, उसके पीछे अगर एक पर्दा लगा लें तो क्या उस पर्दे पर वो आकृति बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, सिर्फ आभासी है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। इसकी दूरी ये होती है, एक मिरर है, इस मिरर से जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतनी ही दूरी पर उसका इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा ये P कोई ऑब्जेक्ट है और यह 5 मीटर की दूरी पर मिरर से खड़ा है, 5 मीटर दूरी पर, तो इसका जो इमेज बनेगा, ये P1 इमेज है, यह कितनी दूरी पर बनेगा, 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसके लिए पूरी इमेज बनने के लिए जो शर्त होती है वह होती है कि आपका जो इमेज है वो आपकी लंबाई के आधा हो, कम से कम आधा हो या उससे ज़्यादा हो। जैसे कि अगर आप हैं 5 फीट के, ठीक है, आप हैं 5 फीट के और आपने मिरर लिया है 2.5 फीट का, ठीक है, मिरर कितने है, 2.5 फीट का,
तो जो आपकी इमेज पूरी आपको दिखाई देगी 5 फीट की इमेज, ठीक है, लेकिन पूरी इमेज दिखाई देगी। लेकिन अगर आप 5 फीट के हैं और ये मिरर आपका 2 फीट का है तो आपकी पूरी इमेज इसमें नहीं बनेगा, मतलब पूर्ण प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो वस्तु से मिरर की जो दूरी होती है उसके बराबर होती है, लंबाई बराबर होगी, ठीक है। मतलब आप 5 फीट के हैं तो इसमें भी 5 फीट के ही दिखेंगे, कम नहीं दिखेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें लैटरल इन्वर्जन होता है, यानी जो पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व मतलब बदल जाता है, जैसे आपका जो दायां भाग है वो ऐसा लगता है कि बायां भाग है, जो बायां भाग है वो आपको दायां भाग दिखता है। और इसी वजह से जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को हमेशा ही अपोजिट लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, AMBU ऐसे करके लिखते हैं ना। इसमें क्यों ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जब आप अपने मिरर में देखें, जब कोई ड्राइवर अपने मिरर में देखे तो पीछे आ रही एम्बुलेंस का जो नाम लिखा हुआ है वो उसको सीधा दिखाई दे और उसको पढ़ सके, ठीक है, और उसको रास्ता दे दे आगे जाने के लिए, इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश के वर्ड्स की तो 11 ऐसे ये वर्ड्स हैं, जैसे HIMOTUVWXY, इनमें लैटरल इन्वर्जन नहीं होता, ये जैसे सीधे दिखते हैं वैसे ही अपोजिट भी दिखते हैं। जबकि अगर हम बी की बात करें तो क्या होगा, अब बी ऐसे दिखाई देगा ना, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ सबसे ये जितना वर्ड मैंने लिखा है, जितना कुछ मैंने लिखा है, ये सब के सब क्वेश्चंस हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखते हैं। आगे आप क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में जो ध्रुवण होता है उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश की तरंगों के बारे में मैंने क्या बताया कि यह अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है। प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है, तो जो निर्वात है यानी खाली स्थान, वहाँ पर प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। जब मैं खाली स्थान की बात करूँ तो इसका मतलब है कि वहाँ हवा भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यहाँ वर्ड क्या दे रहा है, गति। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वैसी ही रहेगी। प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो वैसे ही रहेगी, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, तो वही रहेगी, वह नहीं बदलने वाली है, चाहे तापमान बढ़े या घटे। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, कितने समय में, 8 मिनट यानी 500 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क को हम देखते हैं तो क्या इसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें जो भी रंग दिखाई दे रहे हैं वो किस वजह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह क्या हो रहा है, उसमें परावर्तन हो रहा है, ठीक है। परावर्तन की वजह से अगर वह पार चला जाता दूसरे पार तो फिर वो हमें दिखाई नहीं देगा ना। किसी से भी अगर किसी भी रंग से अगर प्रकाश पार हो जाता है तो फिर वो वस्तु कहाँ दिखाई देगी, उसको नहीं दिख देगी। अगर पूरी तरह से चला जाए तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। जैसे हवा थोड़ी बहुत जाए, तो जैसे पानी, ठीक है, हमें दिख तो सकता है, पानी दिखता तो है लेकिन उसका रंग नहीं दिखता, ठीक है। और जहाँ पूरी तरह से पार हो जाए, जहाँ बिल्कुल नहीं पार हो, वह वस्तु हमें पूरी तरह से दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ बात है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या हो रहा है, परावर्तन हो ही रहा होगा। तो यहाँ पर परावर्तन होगा और इसके साथ ही अगर हमें सातों रंग दिखाई, इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई दे, यानी सातों रंग दिखाई रहे हैं, तो वह कौन सी घटना होगी, तो परावर्तन होगा और विवर्तन का मतलब फैल जाना, उस रंग का अलग अलग भागों में बंट जाना। तो ये क्या होगा, परावर्तन और विवर्तन की घटना। पारगमन मतलब दूसरे पार जाना, तो ऊपर पारगमन तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ भी पारगमन है वो नहीं होगा ऑप्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, यह अपवर्तन है। सीधा मतलब अपवर्तन है। अपवर्तन का मतलब ये जो पार जा रहा है ना तो ये मुड़ जाता है। ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वह थोड़ा सा मुड़ जाता है, यही प्रकाश का
अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश का वेग है वो कितना है, ये 10⁸ है हर जगह पे, ठीक है। तो हमने कहा था 10⁻, अगर किलोमीटर की बात करें 3 लाख, समझो ऐसे 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर सेकंड ये वाला नहीं होगा, इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 3 लाख को 3 और 0 बढ़ जाएंगे मीटर में, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो हमारा जो आकाश नीला दिखाई देता है उसकी वजह ये है कि जो नीला प्रकाश है ना, नीला प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, नीला प्रकाश सबसे ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अच्छा देखो, इंद्रधनुष के जो रंग है ना, इंद्रधनुष के रंग क्या है, विबग्योर, ठीक है, ऐसे हो गया विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। सबसे कम प्रकीर्णन किस में होता है, आर में होता है, मतलब रेड में होता है सबसे कम प्रकीर्णन। इसीलिए जितने भी रेड सिग्नल होते हैं वहाँ पर सिग्नल का कलर कौन सा होता है, रेड होता है। इसलिए क्योंकि रेड कलर जो है वह दूर से दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये फैलेगा नहीं तो यह दूर तक दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये रेड कलर क्या होता है, इसीलिए सूरज हमें गोल सा चमकता हुआ सुबह में दिख जाता है, बहुत दूर है फिर भी। और अगर हम वायलेट कलर की बात करें या इंडिगो ब्लू की बात करें तो इसमें प्रकीर्णन वायलेट का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ब्लू का प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होने की वजह से फैल जाता है ये रंग, इसी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यही वजह है कि हम जब रात में अगर नाइट बल्ब हम लगाते हैं ना, तो नाइट बल्ब हमारा कौन सा कलर होता है, ब्लू होता है। लाल रंग का बल्ब लगा के कोई नहीं सोता, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पूरे रूम में उसका प्रकाश हल्का सा फैल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किसकी वजह से होता है। विसरण का मतलब फैल जाना, या एक में प्रकाश जो विसरण हो रहा है फैल जाना, तो ये किसकी वजह से होता है, जितने भी धूल कण हैं इनकी वजह से होता है। धूल क्या है, सॉलिड होता है ना, और सॉलिड से जब टकराएगा तो क्या होगा, वे पार तो जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे टकराया तो विक्षिप्त हो गया, दूसरी तरफ चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया, ऐसे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, विसरित हो जाता है धूल कणों की वजह से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा। तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है। अब यहाँ पर अर्थ क्या होगी, नहीं देख पाएगी सूरज को। अगर यहाँ बीच में आ गया है तो अभी अर्थ के लोग, यहाँ के लोग सूरज को नहीं देख पाएंगे, लोग नहीं देख पाएंगे तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। तो यानी सूर्य चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन ए सही हो गया, चंद्रमा बीच में हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है, सफ़ेद होता है। जब नीला, लाल और हरा को अगर मिला दिया जाता है तो समान रूप से अगर मिलाया जाए तो कौन सा रंग आएगा, सफ़ेद रंग आता है। अगला, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। अभी मैंने आपको विबग्योर बताया था, तो बस उसी के आधार पे आप इसको करेंगे और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है। ये क्लास 6 से आप पढ़े आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। इसके बाद बाकी क्वेश्चन, और इसके बाद अब जो परावर्तन तो हमने पढ़ लिया ना, अब हमें पढ़ना है क्या, गोलीय दर्पण, और इसके साथ ही प्रकाश का अपवर्तन वगैरह वगैरह, जितना कुछ भी है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और आपको अगर वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।